Hello and good morning, dear students. I hope you will be safe at your home and you will keep social distancing for avoiding corona infection. तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेके 6 तक के प्रश्न किए थे, हाँ, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाले चैप्टर के। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो हमारा। प्रश्न नंबर 6 देखिए। 6 मैंने आपको बता दिया था, दही का जमना, राइट। हाँ, 7वां करते हैं आज हम। अब 7वां प्रश्न कैसे है देखिए। आपका 7वां क्या बोल रहे हैं कि लकड़ी के जलने और उसके छोटे टुकड़ों को काटने के दो विभिन्न परिवर्तन क्यों माना जाता है। लकड़ी के जलने और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटने दो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन तो हैं, क्यों है, कैसे, ये समझाना है हमने। अब आपको बताया था, एक लकड़ी है, लकड़ी का तख्ता है, तो उसका आकार कुछ और है। उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काटोगे तो आकार में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो भौतिक गुणों में बदलाव हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया था, ऐसे परिवर्तन जो किसी वस्तु के भौतिक गुणों में बदलाव हो या बदलाव लाए, उनको बोला जाता है भौतिक परिवर्तन। तो इस प्रकार जो है लकड़ी का आकार बदल गया, इसलिए इसको कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। लकड़ी को है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ठीक है। एक परिवर्तन तो हो गया। दूसरा परिवर्तन, जब लकड़ी जलती है, जब लकड़ी जलती है तो उसमें नई चीज क्या बनती है, दो चीजें। नंबर 1 प्रकाश, नंबर 2 ऊष्मा। ऊष्मा मिलती है ना, जिससे खाना बनाते हैं आप, तो ऊष्मा मिल गई और प्रकाश मिल गया, ठीक है। तो ये नए परिवर्तन यानी नई चीज बन गई। तो ये दोनों ही परिवर्तन लकड़ी में दिखते हैं। जब लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रकाश और ऊष्मा नई चीज बनती है। और जब लकड़ी को काट के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं तो उसमें भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि उसमें केवल भौतिक गुण, आकार या साइज में ही बदलाव होता है। तो प्रश्न नंबर 7 भी हो गया। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन करें। ये मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल कैसे बनते हैं। देखिए, जब आप ठंडा पानी लेंगे थोड़ा सा, उसके अंदर क्या करेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदे डालेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन बूंदों को आप इस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदे डाल देंगे, तो फिर इस सॉल्यूशन को गर्म करेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट घोल को डालते रहेंगे और इसको मिलाते रहेंगे, और तब तक मिलाएंगे जब तक यह ऐसी स्थिति ना आए कि कॉपर सल्फेट का घोल इसमें और घुलना बंद ना हो। तो जब इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में घुलना बंद हो जाएगा तो उसके बाद इसको आप रख देंगे। तो कुछ देर बाद रखेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, यानी वो ठोस पदार्थों में बदल जाता है। इसीलिए इसको बोला कॉपर क्रिस्टल के सल्फेट इस प्रकार बनाए जाते हैं। तो ये भी आप समझ गए होंगे, मैंने इसको आपको पढ़ाया था, जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो आराम से समझाया था। अगला चलिए। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस प्रकार होता है। लोहे का गेट होता है, आप सभी के घरों में लोहे के गेट हैं, चेयर्स हैं, कुछ और सामान होगा। तो हम सभी जानते हैं कि उसको पेंट क्यों किया जाता है, मैंने आपको बताया था। तो लोहे के गेट को पेंट करने का कारण एक ही होता है, ताकि उस पर क्या ना लगे, जंग ना लगे। जंग क्या होता है, संक्षारण, रस्ट हम बोलते हैं ना, खई, अपनी भाषा में खई लग गई, तो वो खई से बचाने के लिए हम लोहे के गेट या लोहे की दूसरी वस्तुओं को क्या करते हैं, पेंट करते हैं। अब ये पेंट जो है कैसे बचाती है, ये हमने क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि लोहे के गेट पे अगर हम पेंट करें तो जंग लगने से हम कैसे उसका बचाव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है। अब आपको पता है कि लोहे की वस्तुओं के ऊपर हवा और पानी के द्वारा जो है अभिक्रिया करके लोहा उस पर क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड का एक पदार्थ बनाता है, जो कि जंग होता है, ठीक है। यानी उसके ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती है। तो जब लोहे को खुली हवा में, यानी वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और हवा में मॉइस्चर होता है, पानी के साथ अभिक्रिया उपस्थिति में रखा जाए, तो यह हवा और पानी के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। आयरन ऑक्साइड क्या होता है, जंग, रस्टिंग होती है। तो इसीलिए इसके ऊपर जंग लग जाता है। तो हम पेंट करके कैसे बचा सकते हैं।
जब हम लोहे की चीज़ों के ऊपर यानी गेट के ऊपर पेंट करते हैं तो लोहे की ऊपर की सतह को हम क्या करते हैं, हवा यानी हवा में क्या है, ऑक्सीजन और नमी यानी पानी, इन दोनों चीज़ों के संपर्क में आने से हम क्या करते हैं, बचा देते हैं। तो लोहे की ऊपर वाली परत जो होती है वह ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में नहीं आती है, जिस कारण आयरन ऑक्साइड नहीं बन पाता है। तो इसीलिए क्या होता है, आप लोहे पे जंग लगना रोक सकते हैं। इस प्रकार लोहे में जंग लगना नहीं होता, तो लोहे में जंग लगना रुक जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तु पर जंग अधिक क्यों लगती है। रेगिस्तानों क्षेत्रों में आप समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तु में जंग अधिक क्यों लगती है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या होता है, वो होते हैं शुष्क जलवायु वाले, वहाँ पे जो है हवा होती है शुष्क, उसमें पानी की कमी होती है, पानी मात्रा हवा में नहीं होती है, इसीलिए वहाँ पे लोहे की वस्तु में जंग कम लगता है। जबकि जो समुद्र तट वाले क्षेत्र होते हैं उनमें क्या होता है, नमी होती है, हवा में नमी होती है, नमी का मतलब पानी मात्रा हवा में ज़्यादा होती है। तो आपको पहले ही पता है कि जंग लगने के लिए दो चीज़ आवश्यक है, ऑक्सीजन जो हवा में होती है और पानी जो कि नमी में या पानी होता है। तो इन दोनों के द्वारा जो है, इन दो चीज़ जब उपलब्ध हो तो ही आपका जंग लग सकता है। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में कम जंग इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पे हवा में नमी नहीं होती है, पानी नहीं होता है, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में नमी होती है, पानी ज़्यादा होता है हवा में। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। 11 क्या है, जिस रसोई में हम जिस गैस का उपयोग करते हैं वो होती है द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी गैस। ठीक है, एलपीजी गैस सिलेंडर में द्रव के रूप में होती है और बाहर निकालते ही वो गैस बन जाती है। तो जब सिलेंडर से बाहर गैस आती है वो होता है परिवर्तन 1, गैस बनना। ठीक है, जब हम इस गैस को जलाते हैं तो वो आगे पकड़ लेती है, तो ये हो गया परिवर्तन 2। अब इस प्रश्न में कौन कौन से कथन सही है, ध्यान से देखिए। नंबर 1, प्रक्रम ए यानी जो सिलेंडर से लिक्विड गैस है वो बाहर निकल के गैस बनना, एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, परिवर्तन 2, प्रक्रम 2 एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम बी, आग लगना। ग, प्रक्रम ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, और घ, इनमें से कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें पहला भी गलत है, ठीक है, और तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। इसमें दूसरा ठीक है, क्योंकि प्रक्रम बी ही एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम बी क्या है, जब गैस आग पकड़ती है और उसमें से नई चीज़ बनती है, प्रकाश, रोशनी और ऊष्मा। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न भी ठीक हुआ। प्रश्न नंबर 12 दिया है, देखो, अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके जैव गैस बनाते हैं। ठीक है, जैव गैस बनाते हैं जब आपके अवायवीय जैविक पदार्थ होते हैं, ये हो गया परिवर्तन ए। और जब जैव गैस बन जाती है तो उसको हम जलाते हैं तो क्या हो जाता है, इस परिवर्तन में आग निकलती है, तो ये हो गया परिवर्तन बी। अब हमने बताना है इनमें से कौन सा परिवर्तन रासायनिक है, कौन सा नहीं। तो प्रक्रम ए क्या हुआ, अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके जैव गैस का निर्माण। तो क्या यह रासायनिक परिवर्तन है, जी हाँ, यह रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम बी, जैव गैस जब जलाई जाती है तो रोशनी पैदा होती है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें क और ग तो ठीक है, क और ख, लेकिन ग ज़्यादा ठीक है क्योंकि ग में दोनों दिए हुए हैं, तो इसमें क हम नहीं लिखेंगे, ख नहीं लिखेंगे, और घ तो है ही नहीं, तो इसका उत्तर क्या रहेगा, ग। इसका उत्तर है ग। प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो है इस चैप्टर के सभी प्रश्न जो है सॉल्व हो जाते हैं। मैंने आपको सारे प्रश्न समझा दिए और उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी तरह समझ भी आए होंगे और आपने नोट भी किए होंगे। तो आज का आपका जो गृह कार्य होमवर्क रहेगा वो प्रश्न नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 आप यही लिखेंगे जो आज के वीडियो में हमने करे। इनको अच्छी तरह से नोट करेंगे, लिखेंगे और याद भी करेंगे, और मुझे जब आप ये कर बैठोगे फेयर कॉपी पे तो मुझे व्हाट्सएप करके चेक कराओगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने घरों में सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और ऑनलाइन वीडियो में ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ते रहिए।